हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पाला ट्यूटोरियल्स। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। हमारा आज का वीडियो है हाउ टू प्लान द परफेक्ट स्ट्रेटजी फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस 2022। हमारा आज का ये वीडियो उन सभी लर्नर्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने आइदर पहले नेट एग्जाम दे रखा हो या फिर जिन्होंने अभी शुरुआत की है। ठीक है, तो हमारा ये जो वीडियो है उन दोनों ही लोगों को हेल्प करने वाला है कि जहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं और कुछ मार्क्स से एग्जाम क्रैक करने से रह जा रहे हैं, उनको हेल्प करेगा कि उनकी जो कमियां रह गई हैं वो कहाँ पे हैं और उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है ये बताएगा। और जो अभी बिगनर्स हैं, जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए हेल्प करेगा कि कैसे वो एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं, एक परफेक्ट प्लानर तैयार कर सकते हैं फॉर द सीएसआई नेट एग्जाम, ताकि वो इजिली नेट एग्जाम को क्रैक कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बिफोर दैट मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please press the bell icon to get the latest updates and notifications of my upcoming videos. Okay, चलिए बढ़ते हैं आगे। So here, take some simple steps and make a strong foundation. किसी भी बड़ी सफलता को पाने के लिए हमें छोटे छोटे जरूरी कदम लेने होते हैं। ये छोटे छोटे कदम ही होते हैं, ये स्मॉल स्टेप्स ही होते हैं जो हमें एक बिग सक्सेस की ओर लेके जाता है। तो क्या है वो छोटे छोटे स्टेप्स, आज जानते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है और कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं, बट कभी कभी हम क्या करते हैं, उस जानी हुई चीज को बहुत ही मामूली समझ करके नजरअंदाज कर देते हैं। तो बस एक बार मैं फिर उन्हीं सारी चीजों को आपके ध्यान में लाना चाहूंगी ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओ। ओके, देखिए अभी जो है कोविड सिचुएशन की वजह से लास्ट 2 इयर्स में क्या हो रहा था, एक एग्जाम हो रहा था, बट जब 2021 का नोटिफिकेशन आया उस समय एमएचआरडी ने कहा कि वो इन द ईयर 2022 3 सीएसआई नेट एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। तो अगर कोविड सिचुएशन इसी तरह से अभी जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसा ही रहता है तो जून में एग्जाम्स होंगे, ये तय मान के चलिए आप। तो अभी हमारे पास लगभग लगभग अगर हम देखें तो 90 डेज का समय है और इस 90 डेज को हम किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैं बताने जा रही हूँ। प्लीज़ आप उनको फॉलो कीजिए एंड आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करने में सफल होंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टेप देखते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेप स्पेशली फॉर द बिगनर्स जिन्होंने अभी तैयारी करनी शुरू की है या जिनके लिए पहला अटेम्प्ट होगा, सबसे पहले उनके लिए जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो क्या होगा, टू नो अबाउट द एग्जाम एंड इट्स पैटर्न। ऐसा नहीं है कि केवल बिगनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो लोग ऑलरेडी 2 से 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, और कई बार होता है ना 2 से 3 बार आपने एग्जाम दे लिया, आप नहीं क्रैक कर पा रहे हो तो काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप जानें एग्ज़ाम्स के बारे में। इस एग्ज़ाम को देख के आपको क्या मिलने वाला है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी, क्या बेनिफिट्स मिलेगा। इस बात को जब आप सोचोगे ना तो अचानक से खुद में ही मोटिवेशन फील करोगे कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, इसके लिए मुझे मेहनत करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एग्जाम के बारे में जानेंगे और इसके पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जरूरी होता है ना, अपने जो अगेंस्ट है, ओपोनेंट जो है, उसके स्ट्रेंथ को जानना, साथ ही साथ उसके स्ट्रेंथ को जानने के साथ साथ अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सिलेबस है, ये सिलेबस ही हमें ये बताएगा कि हमारा जो ओपोनेंट है यानी सीएसआई नेट एग्जाम जो है वो कितना टफ है और कितना इजी। ठीक है, तो जब आप इसके सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे तब आप इसको बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएंगे। देन थर्ड स्टेप आता है अरेंज नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स। ओके,
जब एक बार आपने एग्जाम के बारे में जान लिया, उसके सिलेबस के बारे में पता चल गया, अब बारी आती है तैयारी करने के लिए स्टडी मटेरियल्स और नोट्स अरेंज करने की। तो कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। आप बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है एनालाइज द पीवाईक्यूज। तो सीएसआर नेट के पीवाईक्यूज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे ऑनलाइन, या आप ऑफलाइन चाहें तो बाजार में बहुत सारे आपको क्वेश्चन बैंक्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे, जहाँ से कि आप पीवाईक्यूज को देख सकते हैं एंड उसे एनालाइज जरूर कीजिए। एनालाइज करने का मतलब क्या है, हर एक यूनिट को आप देखिए, हर यूनिट में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां से कि क्वेश्चन नहीं आ रहे, इन सारी चीज़ों को आप फाइंड आउट कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका हम CSR नाइट में लाइफ साइंस का अगर आप सिलेबस देखिए तो टोटल 13 यूनिट्स हैं पढ़ने के लिए। इन 13 यूनिट्स को अगर आप देखेंगे तो हर एक यूनिट जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो आपने ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर्स तक जितनी भी पढ़ाई की है ना, वो सारी पढ़ाई इन 13 यूनिट में समाहित है। तो इसलिए जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तब आपको ये पता चलेगा कि हर एक यूनिट में से कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें लेस इम्पॉर्टेंट है, उन्हें हम छोड़ सकते हैं। ओके, देन है फिक्स योर टारगेट। सो फिक्स योर टारगेट, इसके लिए क्या ज़रूरत होगा, आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि पिछले सालों में जो CSR नेट है उसका कट ऑफ कहाँ तक गया है। तो एक बार आप जब कट ऑफ के बारे में पीवाईक्यू एनालाइज कर लेते हो और कट ऑफ को चेक करते हो तो आपको वहाँ पे एक आपका टारगेट समझ आ जाएगा कि आपको GRF निकालने के लिए कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए, ठीक है। एंड जब आप वो टारगेट सेट कर लेते हो तो फिर बारी आती है प्लानर की। जब आपके सामने आपका लक्ष्य है, पहले तो आपको तय करना है ना कि आपका गोल क्या है, कहाँ पर जाना है, कितना मार्क्स लेना है। ये जब आपको पता होगा तभी तो उसके हिसाब से आप चलना शुरू करोगे। आपको आपकी मंजिल अब पता चल चुकी है कि ओके, मुझे 125 मार्क्स चाहिए अब आउट ऑफ 200। तो आपने ये गोल सेट कर लिया, अब इस गोल के अकॉर्डिंग ही आप मूव करोगे। ठीक है, मैं 125 करी तो प्लीज इसको कंसिडर करके नहीं चलिएगा, क्योंकि आगे मैं दिखाऊंगी वहाँ पे आपको डिफरेंट ईयर वाइज जो है लास्ट कुछ ईयर्स के जो है वहाँ पे मैंने कट ऑफ को मेंशन किया है। तो वहाँ पे आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आया कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना मार्क्स अभी तक गया है फॉर द नेट JRF एंड LS के लिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो टारगेट है वो सेट करो, और टारगेट हमेशा जो कट ऑफ गया है उससे 10 मार्क्स ऊपर लेके चल लियो। 10 से 20 मार्क्स ऊपर लेके चलोगे आप, तभी जो है कि आपके टारगेट तक पहुंचोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे 120 मार्क्स चाहिए तो आप 120 के हिसाब से अगर पढ़ोगे तो आपको वापस से 80 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। पर अगर आप 120 चाहिए तो इसके लिए आप अगर 150 का टारगेट लेके चलते हो तो कहीं ना कहीं आप 120 या 125 तक पहुंच जाओगे। इसलिए हमेशा जो है अपना टारगेट हाई रखो, ताकि अगर गिरे भी तो संभलते संभलते अपने गोल तक पहुंचो, उससे नीचे नहीं आओ। ठीक है, सो आप जब एक बार टारगेट फिक्स कर लेते हैं देन पारी आती है प्लानर की। तो आप प्लानर जब बना रहे हो तो आप ये मत पूछो कि किसी से कि आप किस तरह का प्लानर आपने फॉलो किया, किस तरह का प्लानर मैं बनाऊं, क्योंकि हर एक जो है सबकी समझने की और एनालाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। मेरा कोई टॉपिक स्ट्रांग होगा, मे बी आपका वो टॉपिक वीक हो। तो जो मेथड मैं फॉलो कर रही हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि आपके भी केस में वो उतना ही असरकारक हो। ठीक है, आप एक आइडिया लो, बट जो प्लानर बनाओ वो आप अपने हिसाब से बनाओ। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, उसको ध्यान में रखो। और वो तभी आपको पता चलेगी जब आप PYQs को एनालाइज करोगे। ओके, जब आप PYQs को एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आप जिसके क्वेश्चन आप इजिली कर पा रहे हो, कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, और कौन से ऐसे यूनिट है जिसमें कि आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रख करके प्लानर बनाओ। ठीक है,
तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के बारे में कि क्या है सी एस आई नेट एग्जाम और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी आफ्टर क्वालिफाइंग सी एस आई नेट। ओके, सो सी एस आई नेट में दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो जे आर एफ होता है, दूसरा होता है एल एस। सो अगर आप जे आर एफ क्वालिफाई करते हैं तो आफ्टर गेटिंग द जे आर एफ यू कैन ऑप्ट आइदर एज अ वर्क, आप रिसर्च फेलो के तौर पे काम कर सकते हो। जे आर एफ के तौर पे आप किसी भी सी एस आर लेबोरेटरी में काम कर सकते हो, या फिर किसी भी सी एस आर फंडेड पी एच डी प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में डॉक्टरल की डिग्री, ठीक है, डॉक्टरेट डिग्री जो है ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जेआरएफ करने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिल रहा है, आइदर तो आप डायरेक्ट जेआरएफ के तौर पे काम करो, ठीक है, एज ए जॉब आप कर लो, या फिर अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करो, हायर स्टडीज के तौर पे पीएचडी करो और अपने पोर्टफोलियो में एक और डिग्री ऐड कर लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एलएस का। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो कि पीएचडी या रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं एंड वो डायरेक्टली चाह रहे कि नहीं बस मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो एलएस ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जेआरएफ जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं भी ज्वाइन कर सके, ठीक है, बट इन दैट केस दे डोंट गेट एनी फेलोशिप। अगर जेआरएफ स्टूडेंट जो है वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो उनको जो फेलोशिप मिलने है सी एस आई की तरफ से वो फेलोशिप नहीं मिलेगी। वो फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हो। ओके, तो एलएस करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला तो आइदर आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं जॉब ज्वाइन कर लो, या फिर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि पीएचडी में एडमिशन के लिए एलएस जो है उनको भी प्रेफर करते हैं और वो अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप अगर जेआरएफ नहीं ला पा रहे हो तो भी आपके पास एक चांस होगा कि आप इंस्टीट्यूट के फेलोशिप पे जो है पीएचडी कर पाओ। तो ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत नहीं है बट कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, इसके बारे में आप पता करो और आप वहाँ पे पीएचडी कर सकते हो। एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि फेलोशिप तो नहीं प्रोवाइड करेंगे बट अगर आप एलएस हो तो भी आपको पीएचडी के लिए इनरोल करने के लिए प्रेफरेंस देंगे। वहाँ पे आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप पे यानी अपने खर्च पे आप अपना पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो बेनिफिट्स आपको मिला है। पहला बेनिफिट क्या मिला है, या तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करके एज अ जेआरएफ काम करो, ठीक है, या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या मिल रहा है, आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है, या थर्ड ऑप्शन क्या है, आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर आप कह लें कि बन सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर आप एलएस क्वालिफाई कर रहे हैं तब क्या ऑप्शन है आपके पास। पहला तो है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। दूसरा, ऐसे इंस्टीट्यूट का पता कर सकते हैं जो कि एलएस स्टूडेंट को भी इंस्टीट्यूट के फेलोशिप पे पीएचडी ऑफर करते हो, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे विथ फेलोशिप खोज सकते हो एंड कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, या फिर आप क्या कर सकते हो, सेल्फ स्पॉन्सर्ड पीएचडी कर सकते हो। तो ये तीन ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो एग्जामिनेशन जो है अब कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। पहले सी एस आई नेट एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में होता था बट नाउ अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड में होता है। इसमें क्या है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होगा एंड वहाँ पे आप कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोगे, ओके। इसके लिए टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलता है एंड टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 200 का होता है, ओके। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा उसका 25% एज अ नेगेटिव मार्किंग आपके टोटल मार्क्स में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो सपोज कि आप कोई एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है और आप उसको गलत कर दे रहे हो तो यहाँ पे आपको 0.5 जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी आपने जो भी स्कोर किया है उसमें से 0.5 मार्क्स माइनस कर लिया जाएगा। अगर आप 4 मार्क्स की कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से करना है, नेगेटिव मार्किंग जितना कम हो सके आप इग्नोर करो। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आप बिल्कुल श्योर हो
उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो, तुक्केबाजी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ये तुक्केबाजी की वजह से ना आप जो क्वालिफाई कर रहे हो एग्जाम वो रह जाता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक कभी नहीं करना है कि तुक्केबाजी किए कि अरे ठीक है चलो ये मार देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप श्योर हो तभी आंसर मार्क करना। चलिए, अब है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो क्वेश्चन पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है एंड यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 3 पार्ट है, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए जो है जनरल एप्टीट्यूड होता है इसमें। ठीक है, पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड होगा। ओके, जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप कोई भी एक अच्छी सी बुक रेफर कीजिए और आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टी सर जो है उनकी भी बुक काफ़ी अच्छी है और वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई बुक नहीं समझ में आ रही है तो आप जस्ट जो भी लास्ट 10 ईयर्स के PYQs हैं वहाँ पे, यानी 10 ईयर को आप कंसिडर करो तो आपके पास 20 सेट ऑफ PYQs मिलेंगे। और ये अगर आप 20 सेट ऑफ PYQs के जनरल एप्टीट्यूड सॉल्व कर लेते हो देन आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप PYQs पे भी डिपेंड कर सकते हो, आप बहुत आसानी से इसको क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको केवल 15 क्वेश्चंस करने होंगे। ओके, एंड ईच क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। अगर आप गलत करते हो तो 0.5 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट बी। पार्ट बी एंड पार्ट सी जो है ये आपका लाइफ साइंस से होगा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट पेपर होगा और इसमें आपको पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जिसमें कि ओनली 35 क्वेश्चंस आपको करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स कि पार्ट बी में टोटल क्या है 70 मार्क्स आप मैक्सिमम ले सकते हो। ठीक है, अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स यहाँ पे कट कर लिए जाएंगे पर क्वेश्चन। देन है पार्ट सी। तो पार्ट सी में टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आपको करने कितने हैं, ओनली 25, यानी आपको 3 टाइम्स जो है ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप टॉपिक्स को अच्छे से एनालाइज करते हो पार्ट सी के लिए तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा लेंदी होंगे बट अगर आप उनको थोड़ा ध्यान दे के पढ़ोगे तो अक्सर देखिएगा जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ईजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पे पढ़िए और इसके लिए पूरा टाइम लेकर के एग्जाम दीजिए। ठीक है, पार्ट सी के लिए पूरा टाइम रखिए ताकि कहीं भी हड़बड़ में आप गड़बड़ ना करो। ओके, इसके लिए पर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर आप गलत कर रहे हो 1 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो यानी पार्ट सी में टोटल आप मैक्सिमम 100 मार्क्स ऑप्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर आप देखा जाए तो सेक्शन ए, क्योंकि बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं बट मेरे हिसाब से इसको करना नहीं चाहिए क्योंकि इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप PYQs को भी केवल सॉल्व कर लेते हो तो भी आप यहाँ पे इजिली 15 में से 10 क्वेश्चन तो बना ही लोगे, वो भी सही। तो अगर आप यहाँ पे 20 मार्क्स ले लेते हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी आपको इधर 170 में से आपको केवल 110 मार्क्स भी अगर आप ले लो तो आपको एक अच्छा JRF रैंक मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं जनरल के लिए बोल रही हूँ कि एक अच्छा JRF रैंक आप यहाँ पे ले पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप पार्ट ए को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना कि पार्ट बी और पार्ट सी को दे रहे हो। ओके, यहाँ पे पार्ट ए के लिए मैंने कुछ ईयर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो मैंने डाल रखा है। ओके, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आई थिंक वो आपको मदद करेगा किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आइडिया आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, सो टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल 200 मार्क्स हो गए जिसमें टोटल आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, 75 क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो आपके पास इनफ टाइम है, 3 आवर्स हैं 75 क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अगर सीख जाओ तो फिर आप इजीली जो है इसको क्रैक कर सकते हो, कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। और टाइम मैनेजमेंट तभी आप सीखेंगे जब PY सॉल्व करेंगे। PYQ मैं हमेशा बोल रही हूँ या तो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर
आपको प्लानर बनाना हो उसके लिए भी PYQ को एनालाइज करना ज़रूरी है, यूनिट्स को समझना है कि किससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस लेवल का आ सकता है, उसके लिए भी PYQ चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको सीखना है तो उसके लिए भी आपको PYQ चाहिए। तो PYQs को एकदम आप माइंड में डाल के रखिए कि ये ऐसा है जो कि आपकी नैया को पार लगाने वाला है। इसके बिना आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। जब तक आप PYQs को रट ना लो, वो आपको आगे कह सकते हैं ना, ये मतलब आपका सबसे पावरफुल वेपन है। PYQs जो होगा ये बिल्कुल बहुत ही पावरफुल वेपन है। और देखा जाता है कि 30% क्वेश्चन जो होते हैं ना PYQ से रिपीटेड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कभी कभी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हूबहू हो, बट क्वेश्चन जो है उसी टॉपिक से होंगे। तो ऐसा तो आप देख सकते हो, अगर 30% क्वेश्चन आप ऑलरेडी सही जान रहे हो तो फिर बाकी आपका क्या बच गया? 40% क्वेश्चन और आपको 40% मार्क्स खुद के पढ़ाई से लाना है। इट्स नॉट टफ, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए PYQs पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए इसके आगे अब बात करते हैं CSR नेट के सिलेबस की। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि टोटल 13 यूनिट्स है और हर यूनिट जो है अपने आप में एक पेपर है। पहला यूनिट है मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, यानी जिसको हम लोग कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आप देखोगे कि ऐसे हैं जो कि लाइफ साइंस के हर ब्रांच में पढ़ना होते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स। ये सब चीज़ जो है ना कि हर फील्ड में थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये कुछ ब्रांचेस में पढ़ने हैं, कुछ में नहीं पढ़ने हैं। तो जो कॉमन है उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे, मैक्सिमम वेटेज जो होता है उन्हीं टॉपिक्स में होता है, क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन है। तो CSR नेट भी कोशिश करता है कि जो कॉमन एरियाज हो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड आएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल बायोलॉजी। थर्ड है फंडामेंटल प्रोसेसेस या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फोर्थ है आपका सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सो सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग जो है, आप देखेंगे अगर इसके सिलेबस को, तो इसमें आपको काफी कुछ पढ़ना है। इसमें सेल सिग्नलिंग भी पढ़नी है, कैंसर भी पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी भी पढ़नी है। ठीक है, तो ये कहने के लिए एक यूनिट है, बट अब देखा जाए तो ये तीन तीन टॉपिक को अपने अंदर समेटे हुए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस टॉपिक में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। ओके, काफी बच्चे हैं जो कि सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही कवर अप कर लेते हैं, तो उनके लिए रह गया कैंसर एंड इम्यूनोलॉजी इन यूनिट 4। काफी बच्चे हैं कि इसको अलग से पढ़ते हैं, तो वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से है, आप कैसे इसको करना चाहते हो। नेक्स्ट है फिफ्थ यूनिट जो है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो लोग जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए काफी फैमिलियर टॉपिक है, बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल पे उन्हें डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी होती है। ठीक है, तो उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। बट जो लोग बायोटेक या फिर बॉटनी या बायोमेडिकल या कोई अलग टॉपिक जो है, आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन सब से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो वहाँ पे ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया हो जाएगा। बट बिलीव मी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप इसको बेसिक से पढ़ते हो ना तो ये काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। बिकॉज डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, ह्यूमंस किस तरह से डेवलप्ड होते हैं, किस तरह से एक एम्ब्रियो जो है अडल्ट में डेवलप्ड होता है, इसकी कहानी है। तो बेसिकली ये एक कहानी है, किस तरह से कहाँ पे सिग्नलिंग होती है, किस तरह से कौन सा मॉलिक्यूल आता है और ऑर्गन के डेवलपमेंट को ट्रिगर करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है। और सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड भी है। यहाँ पे जो सिग्नलिंग आप पढ़ोगे वो सारी सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग में भी आपको काम आएगी। तो इसलिए ये टॉपिक जो है अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत आसान है। इसके लिए आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अगर इसके लिए कोई बुक प्रेफर करना चाहते हो तो आप गिलबर्ट की बुक को रेफर करो, क्योंकि जो गिलबर्ट है वो स्टैंडर्ड बुक है और वहाँ पे आप बहुत उसको ढंग से क्लियरली समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को, बेसिक। क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं जान रहे हो और बेसिक आपको क्लियर करना है तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप एक स्टैंडर्ड बुक को रेफर करो। ठीक है, इसके अलावा कई सारे बच्चे जो हैं
पाथ फाइंडर की बुक को भी फॉलो करते हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि पाथ फाइंडर की बुक अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो आपको यूनिट 1, 2, 3 के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। बट यूनिट 5 के बारे में अगर मैं कहूँ तो उसमें पाथ फाइंडर में यूनिट 5 में कुछ भी नहीं दे रखा है। वो जस्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया, और उसके अलावा उसमें बिल्कुल भी बहुत डिटेल में कुछ भी नहीं है जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप यूट्यूब पे देख लो टॉपिक उठा के, या फिर ऑनलाइन सर्च कर लो। ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है आपको। बायोलॉजी डिस्कशन .com करके एक साइट है, उस पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप उन साइट्स को यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए। ठीक है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आप बेहतर होगा कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड जो यूनिट वाइज वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे भी जो बेसिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसके कुछ वीडियोस हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। एंड वो सारे वीडियोस उस टॉपिक के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। ओके। नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी। सो प्लांट फिजियोलॉजी जो बॉटनी बैकग्राउंड से हैं या प्लांट बायोटिक बैकग्राउंड से हैं उनके लिए काफ़ी फेमिलियर टॉपिक है। जो जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनटच्ड टॉपिक है। वो भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत अपने ग्रेजुएट लेवल पे तो पढ़े होंगे। एज अ सब्सिडरी पेपर और एज अ माइनर पेपर उन लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ये बिल्कुल भी अनटच्ड टॉपिक नहीं है फॉर। ठीक है, तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। एंड प्लांट फिजियोलॉजी की बात अच्छी है कि इसमें से 4-5 ही टॉपिक ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि आप एक ले लो फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इसमें से फोटोसिंथेसिस तो पढ़ ही लो। ठीक है, अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी छोड़ने की भी सोच रहे हो तो कम से कम फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ लो, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आए तो आप पढ़ लो। इसके अलावा है आपका प्लांट हॉर्मोन्स। जो है प्लांट हॉर्मोन्स आपको प्लांट फिजियोलॉजी में भी काम देंगे। इसके अलावा मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर या फिर अप्लाइड बायोलॉजी में जहाँ पे कि प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट बायोटिक पढ़ना है वहाँ पे भी आपको मदद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल फिजियोलॉजी। सो एनिमल फिजियोलॉजी जूलॉजी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए काफ़ी फेमिलियर टॉपिक है। अगेन बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा अनटच्ड होगा, बट ये जूलॉजी के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा कि उनको ऑलरेडी उन्होंने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी के लिए आप जब पढ़ लो तो बहुत सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना यहाँ पे, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी काफ़ी फास्ट है। उसको आप सब कुछ अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि PYQs के थ्रू जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सारे टॉपिक को आप प्रिपेयर करो। ओके। देन है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे जाते हैं और ये काफ़ी स्कोरिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। उसके बाद है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। सो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को आप कभी भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। इकोलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जब दिखाऊंगी तो वहाँ पे आप देखिएगा कि ईयर 2021 में अगर आप बात कर लूँ मैं, तो 42 क्वेश्चंस आए थे इन मॉर्निंग शिफ्ट। तो ये काफ़ी 42 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, तो ये काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स है। और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अगर आप पढ़ते हो तो ये बहुत टफ नहीं है। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लो, या फिर पाथफाइंडर में भी बहुत कुछ दे रखा है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इसके साथ आप इवोल्यूशन बिहेवियर को क्लब कर लो, क्योंकि ये दोनों जो है एक साथ क्लब करके इनसे अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है। ठीक है, करीब अगर आप बात कर लो तो इसमें 64 मार्क्स के क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से पूछे गए थे इन ईयर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में इससे करीब 64 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप 2 यूनिट कर रहे हो और आपको 64 मार्क्स मिल जा रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है कि नहीं? आपके
130 मार्क्स में से अगर 64 मार्क्स 2 यूनिट केवल कवर अप कर ले रहे हैं तो उन यूनिट्स को तो कभी भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। देन आता है अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। सो अप्लाइड बायोलॉजी के बारे में अगर आप सिलेबस देखोगे तो बहुत सारे चीज जो हैं अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर वो ऑलरेडी आपको इम्यूनोलॉजी में या फिर मेथड्स इन बायोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। वैक्सीन के बारे में एक यूनिट होगा वैक्सीन से रिलेटेड, तो वो आपको ऑलरेडी इम्यूनोलॉजी में आप उसको पढ़ोगे। इसके अलावा आपका जो प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड टॉपिक होगा वो आप मेथड्स इन बायोलॉजी में उसको कवर अप कर ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं अप्लाइड बायोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके टॉपिक्स सब हैं उसमें थोड़ा बहुत कवर अप हो जाती है। तो इसमें ऐसा बहुत नहीं कि आपको उसमें बहुत प्रिपेयर करना है। इसमें बेसिकली रह जो जाता है वो है आपको बायो फर्मेंटेशन का, उसके बाद बायो रेमिडिएशन एक टॉपिक है। तो उन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मैं बुक आगे बता दूंगी, उन सारे बुक्स को अगर आप प्रेफर करते हो तो वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर लोगे अप्लाइड बायोलॉजी के लिए। देन है मेथड्स इन बायोलॉजी। सो मेथड्स इन बायोलॉजी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इस दोनों यूनिट को भी अगर आप मिला लो तो यहाँ से भी 64 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे इन मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पे 64 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, बोथ ए एंड बी पार्ट मिला करके। तो आप देख रहे हैं ये 4 यूनिट काफ़ी मार्क्स से आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इवनिंग शिफ्ट की बात करेंगे, इवनिंग शिफ्ट में भी अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी से 58 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये यूनिट्स जो है काफ़ी स्कोरिंग है, इसलिए इन चारों यूनिट्स को कभी भी आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। एंड मेथड्स इन बायोलॉजी में भी अगर आप सिलेबस देखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसमें आपको बहुत कुछ दे रखा है, बट आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो कि आपके लिए ज़रूरी है, ओके। जब आप इसका डिटेल सिलेबस देखेंगे तो डिटेल सिलेबस में क्वेश्चन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होंगी, उन सारी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सिलेबस के बाद अब हम कहाँ से नोट्स अरेंज करें, कहाँ से तैयारी करें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो पढ़ाई की तो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टैंडर्ड बुक में बहुत टफ है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ हेल्पिंग बुक चाहिए, साइड बुक चाहिए, तो आप उसके लिए पाथ फाइंडर की बुक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। पाथ फाइंडर की बुक को यूज कर सकते हैं, ओके। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा वहाँ से भी। इसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आप लेनिंजर की बुक फॉलो कर सकते हैं। सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आप कार्प या फिर कूपर दोनों में से किसी की भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, ओके। देन आता है हमारा यूनिट 4 जहाँ पे कि इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी के लिए आप क्यूबे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें समझाई गई हैं तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा, ओके। इम्यूनोलॉजी में आपका कुछ क्वेश्चन जो है अप्लाइड बायोलॉजी का है वो भी, जैसे वैक्सीन के बारे में मैंने कहा, तो वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। उसके बाद कुछ टेस्ट हैं जैसे एलाइजा टेस्ट वगैरह, वो भी आपको इम्यूनोलॉजी में आप पढ़ लोगे तो अप्लाइड का जो है वो आपको यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। देन है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस में ऐसा सच आपको कहीं भी अलग से देखने को नहीं मिला, बट हर एक टॉपिक जैसे आपका पहला जो सेकंड यूनिट है सेल बायोलॉजी, उसके अंदर में आपको माइक्रोबियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ना होता है कि उनके सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उनका सेल वॉल कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़नी होती है। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसके अंदर में आपको जो है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ये सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग यूनिट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है, बट इसके लिए आप अगर स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो प्रेस्कॉट बहुत अच्छी बुक है या फिर पेलजार है, आप दोनों में से जो भी चाहें वो प्रेफर कर सकते हैं। देन आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए पाथ फाइंडर में जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत उसमें कुछ नहीं दे रखा है, या कह लूँ कि उसमें कुछ भी नहीं दे रखा है खास, तो इसके लिए आप गिलबर्ट को फॉलो कीजिए एंड ऑनलाइन वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
देन है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप जिगर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए आप एस सी रस्तोगी या सीसी चटर्जी की बुक है, सीसी चटर्जी की बुक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के लिए पाथफाइंडर में बहुत कुछ दे रखा है उन लोगों ने, आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहते हैं तो साइमंस की बुक अच्छी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देन है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स के लिए आप अरिहंत की बुक, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। देन है इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए आप ओडम या पीडी शर्मा की बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के लिए आप बीर बाला रस्तोगी के लिए ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड एनिमल बिहेवियर के लिए सबसे अच्छी बुक मैं कहूंगी जो कि मैंने फील की वो है रीना माथुर की। यहाँ पे आपको एनिमल बिहेवियर के लिए डिटेल में सब दे रखा है, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे भी एनिमल बिहेवियर के वीडियोस अवेलेबल है, आप उनसे भी बेनिफिट ले सकते हो। ओके, तो मैंने एनिमल बिहेवियर का लगभग जो भी टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सब मैंने डाल रखा है, तो आप वहाँ से चाहो तो आसानी से इसको क्लियर पढ़ सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर जल्द क्विक रिस्पॉन्स चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल वीडियो के एंड पे मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट है अप्लाइड बायोलॉजी। तो अप्लाइड बायोलॉजी के लिए आप यू सत्यनारायणा की बुक आती है, बायोटेक्नोलॉजी बाय यू सत्यनारायणा। ये यू सत्यनारायणा की बुक में आपको फर्मेंटेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से रिलेटेड टॉपिक है आपका। ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बायोरिएक्टर और फर्मेंटर के लिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यू सत्यनारायणा की बुक को फॉलो करें। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर करके उसमें दे रखा है, तो वो सफिशिएंट है आपके जानने के लिए। ओके, इसके अलावा जो वैक्सीन हैं या फिर कुछ बायो रेमिडिएशंस के हैं, बायो रेमिडिएशन भी आपको बहुत डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इस बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत अच्छे से यूसुफ नारायण में दे रखा है, आप उसको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। देन है मेथड्स इन बायोलॉजी। जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस के लिए आप टीए ब्राउन की बुक को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी टेक्निक्स हैं, जैसे आप डीएनए एक्सट्रैक्शन वगैरह से रिलेटेड, या फिर पीसीआर, ये सारे टेक्निक्स जो हैं यहाँ पे अच्छे से मेंशन है, तो आप यहाँ टीए ब्राउन को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर आपको प्लांट बायोटेक, प्लांट ब्रीडिंग, ये सबसे रिलेटेड जो यूनिट्स होंगे, जो टॉपिक्स हैं, उसके लिए आप बीडी सिंह को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फॉर प्लांट बायोटेक। ओके, तो ये तो बात हो गई बुक्स की। बुक्स अरेंज कर लिया हमने, सिलेबस देख लिया हमने। अब थोड़ा सा एनालाइज कर ले पीवाई क्यूज, क्योंकि जब तक हम पीवाई क्यूज एनालाइज नहीं करेंगे हमें पता नहीं होगा कि हमें किस लेवल तक पढ़ना है, किस लेवल तक जाना है। ठीक है, तो समुद्र की गहराई नापने की तरह ही ये काम है। पीवाई क्यूज हमें बताएगा कि हम जिस समुद्र में सीएसआई नेट रूपी समुद्र में उतरने वाले हैं उसकी गहराई क्या है। उसके लिए हमें पीवाई क्यू एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट 2 ईयर 2021 एंड 2020 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस यूनिट से आ रहे हैं। आप चाहो तो 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर को और एनालाइज कर लो, ताकि और क्लियर हो जाए आपके लिए चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ईयर 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट बायोकेम से 4 क्वेश्चन आए थे फॉर 2 मार्क्स एंड 7 क्वेश्चन आए थे फॉर द 4 मार्क्स। तो टोटल हो गया आपका कितना, 36 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन पूछा गया था बायोकेमिस्ट्री से। वहीं अगर आप इवनिंग शिफ्ट की बात करें
तो इवनिंग शिफ्ट में आपको 34 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे आपको आए थे टोटल 32 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे आया है सेकेंड शिफ्ट में आया था टोटल 38 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख लो, अगर एवरेज निकालो तो आप कह सकते हो कि 34 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बायोकेमिस्ट्री से एवरेज पूछा जाता है, ठीक है। 34 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है एवरेज इनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सो सेल बायोलॉजी में 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए थे इन 2021 मॉर्निंग शिफ्ट, और 6 क्वेश्चन जो थे वो 4 मार्क्स के थे। तो यहाँ पे टोटल आपका हो गया 32 मार्क्स, ठीक है। उसी तरह इवनिंग शिफ्ट में आपको टोटल पूछा गया था 26 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 22 मार्क्स का क्वेश्चन, 26 नहीं, 22 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। 2020 में आप देखेंगे तो 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था इन फर्स्ट शिफ्ट, और सेकेंड शिफ्ट में 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो एवरेज आप मान के चलो, देखो यहाँ पे मैक्सिमम 32 आ रहा है एंड मिनिमम जो है 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो आप मिनिमम भी अगर मान लो तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, बट एवरेज अगर आप लेके चलोगे तो 22 टू 24 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। एवरेज आप निकाल लो तो 24 मार्क्स रख सकते हैं कि सेल बायोलॉजी से पूछा जाता है। मॉल बायो की बात करें तो मॉल बायो में आपको जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, इन मॉर्निंग शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में आपको पूछा गया था 36 मार्क्स का क्वेश्चन। वहीं 2020 के में देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आपको टोटल जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था मॉल बायो के लिए वो कितने मार्क्स का था, 40 मार्क्स का था। और जो सेकेंड शिफ्ट में था वो भी 40 मार्क्स का था। तो एवरेज जो चला जा रहा है वो 40 है। तो यहाँ पे आप मॉल बायो को कंसिडर कर सकते हो। अभी तक में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आ रहा है वो मॉल बायो से पूछा जा रहा है, यानी 40 आप एवरेज कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी। तो इससे 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं यहाँ पे 32 मार्क्स का क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में था, 24 मार्क्स इन 2020 फर्स्ट शिफ्ट एंड 28 इन सेकेंड शिफ्ट, ओके। तो एवरेज आप निकाल लो तो 24 से 28 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। 28 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ओके। तो सेल सिग्नलिंग में बहुत सारा कुछ है आपको पढ़ने के लिए। यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन जो है जो कि सेल बायो में कवर अप हो जाएगा, एंड कुछ क्वेश्चन जैसे इम्यूनोलॉजी है उसको आपको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। डेव बायो की बात अगर हम कर लें तो डेव बायो में से फर्स्ट शिफ्ट में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सेकेंड शिफ्ट में आपको 24 मार्क्स का आया। वहीं 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में 32 मार्क्स का आया था एंड 28 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख ले रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो प्लांट फिजियोलॉजी में 34 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, जबकि सेकंड शिफ्ट में आपको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो है 36 मार्क्स का। यहाँ पे 30 मार्क्स का है एंड ये 40 मार्क्स का है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आया है, बट आप एवरेज मान के चलिए कि 34 मार्क्स का क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक आप एवरेज लेके चलोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक पे हमें कितना समय देना है, कौन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ डेव बायो 28 मार्क्स का लेके चल सकते हैं। उसके बाद है एनिमल फिजियोलॉजी। तो एनिमल फिजियोलॉजी से 26 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इन मॉर्निंग शिफ्ट, 32 मार्क्स का आया था इन इवनिंग शिफ्ट इन 2021, ठीक है। वहीं 2020 में देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में 32 मार्क्स एंड सेकेंड शिफ्ट में भी 32 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज 32 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लगभग लगभग देखेंगे अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी में तो लगभग जो है इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 मार्क्स का अंतर है, क्वेश्चन का ऊपर नीचे है बस। ओके, जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे जेनेटिक्स में 26 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जबकि यहाँ 32 मार्क्स आया है। ये देखिए 32 एंड यहाँ पे 34। तो इसको भी आप एवरेज कंसीडर कीजिए कि 32 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी ठीक है कुछ कम आ गया, बट एवरेज जब हम चल रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड कंसीडर करके चलेंगे कि हाँ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डाइवर्सिटी से हम बात कर ले तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट 2021 के। मॉर्निंग शिफ्ट में 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, जबकि सेकेंड शिफ्ट में 22 मार्क्स का था। अगेन 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया इन 2020 फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में 20 मार्क्स का था। ठीक है, तो आप एवरेज मान लो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन में से आएगा, आता है हमेशा। ठीक है, इकोलॉजी की बात आप करोगे तो इकोलॉजी में 42 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप सेकेंड शिफ्ट में अगर आप देख लो तो 36 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, यहाँ पे 32 एंड इधर भी 32 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 42 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम इकोलॉजी ओनली। ओके, तो मैक्सिमम नहीं मानते हैं, अगर हम एवरेज भी कंसीडर करें तो 32 टू 33 मार्क्स का क्वेश्चन, 34 मार्क्स का क्वेश्चन से पूछा जाएगा। देन आता है एवोल्यूशन एंड बिहेवियर। सो एवोल्यूशन एंड बिहेवियर में से आप देख लो कितना मार्क्स हो गया, 16 एंड 6 22 मार्क्स। थर्टी सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे 34 मार्क्स का है, यहाँ 36 अगेन है। तो आप एवरेज अगर निकालना चाहो तो 34 मार्क्स का कह सकते हैं कि 34 मार्क्स का एवोल्यूशन एंड बिहेवियर से क्वेश्चन रहता है। एवरेज मैं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप देख रहे हो, अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है वो 34 के अबव ही जा रहा है। तो एवरेज मैं निकाल रही हूँ कि 34 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एंड लास्ट है हमारा अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को क्लब कर दिया है क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं आपस में क्लब रहते हैं, मिक्स रहते हैं, तो उतना आप इसको अलग अलग स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आया है क्वेश्चंस इन दोनों ही टॉपिक से मिला करके 58 मार्क्स का आया है मॉर्निंग शिफ्ट में, एंड इवनिंग शिफ्ट में आया है 54 मार्क्स का। ठीक है, 2021 की बात मैं कर रही हूँ। अगर 2020 की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 64 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इन मॉर्निंग एंड 54 आया था इन इवनिंग। ठीक है, तो आप एवरेज मान के चलो कि 54 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक रफ आइडिया मिल गया है कि कौन सा यूनिट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये आपको अब इसके बेसिस पे ही अपना प्लानर बनाना है। एक बार जब आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लेते हो कि कौन से यूनिट में कितना वेटेज दिया जा रहा है, देन उसके बेसिस पे आप अपना प्लान प्रिपेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट आपको बना के दिया है, ये 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट के बेसिस पे बना हुआ है। 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का ये है। इसमें अगर उसके बेसिस पे हम देखें तो सबसे पहले हम जो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो है अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 16% मार्क्स उसमें पूछा जा रहा है। सेकेंड हम कंसिडर करेंगे एवोल्यूशन एंड बिहेवियर, यहाँ से भी दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो 17% मार्क्स आ रहा है। ठीक है, देन आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट है मॉल बायो। ओके, मॉल बायो, उसके बाद आप अगर इम्पोर्टेंट देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, 8% वेटेज मिल रहा है इसको। जेनेटिक्स है, देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है एंड सेल बायोलॉजी है। तो यहाँ पे आप टोटल देखेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऐसे यूनिट्स हैं जो कि अच्छा खासा वेटेज रख रहे हैं। ठीक है, 16% है, 9% है, 8% है, 10% है, 7%, 8%, फिर 7 एंड 17% रख लो।
तो टोटल जो है आपका यहाँ से कितना कवर अप हो जा रहा है, 6 9 15 15 5 20 23 7 30 38 38 and 7 45 45 and 7 45 and 7 हो गया 52। ठीक है, 1 2 3, यानी 82% जो क्वेश्चन है, अगर आप ये 10 यूनिट कर लेते हैं तो 80% क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर। ठीक है, तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप अपने जो स्टडी सर्कल बनाओ। ठीक है, स्टडी सर्कल जो आप प्लान करो, जो जो यूनिट कंसिडर करो, उन एटलीस्ट इन 10 यूनिट्स को जरूर कंसिडर करो। बाकी अगर आपको और दूसरे टॉपिक्स जैसे एनिमल फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी या फिर सेल सिग्नलिंग में आप बहुत अच्छे हो तो ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा, ये आपकी रैंकिंग को और हाई करने में मदद कर देगा। बट ये 10 यूनिट्स जो है, प्लीज़ डोंट, इनको आप छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ये आपका जो है 80% मार्क्स कवर अप कर रहा है। ठीक है, इसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से हैं, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट 12 एंड 13। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप जब प्लानर तैयार करो तो वहाँ पे क्या करना, प्लानर तैयार करने के लिए अभी आप क्या करोगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स जो होंगे, ठीक है, लाइक यूनिट 13 12, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट आपका हो गया इवोल्यूशन एंड बायोलॉजी, आई थिंक यूनिट 9 एंड 10 होंगे, हाँ, इवोल्यूशन 10 एंड 11, सो 11 10 प्लस 11, 1 2 3 4 5 6 एंड एक हमारा हो गया जो बेसिक है हमारा सेल बायोलॉजी। तो ये 7 यूनिट्स जो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आएंगे उसमें आपका जो इजी है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक्स को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं बिल्कुल मैथ्स की तरह, वो आपको अगर एक बार आप इसको याद कर लेते हो, समझ जाते हो ना, तो फिर आप इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कर लेते हो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट में आप रख लो जेनेटिक्स को। प्लांट फिजियोलॉजी, मैं प्लांट फिजियोलॉजी को इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इनमें जो है यूनिट्स कम पढ़ने हैं एंड मार्क्स आप अधिक उठा सकते हो। ठीक है, एनिमल फिजियो के केस में क्या है, मार्क्स तो जितना प्लांट फिजियो कैरी कर रहा है उतना ही इसका भी वेटेज है, बट इसमें यूनिट्स बहुत अधिक पढ़ने हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम टिकिंग हो जाता है। ठीक है, देन इम्पॉर्टेंट में आप जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी को ले लो। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या बेनिफिट है कि ये आप एक कहानी की तरह, और अगर इसका आप जो सिग्नलिंग पोर्शन अगर पढ़ लेते हो तो वो आपको यहाँ पे सेल सिग्नलिंग जो कि आप छोड़ रहे हो, जिसको मैंने स्टडी सर्कल में काउंट नहीं किया है, उसके कुछ पार्ट को यहाँ पे वो कवर अप कर लेगा। ठीक है, तो ये एक अपना बेनिफिट देगा, साथ साथ में आपको एक एडिशनल यूनिट का भी बेनिफिट देगा। तो इसको आप ये 3 को इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में कंसिडर कर लो। ट्रस्ट आपकी इच्छा है, बाकी अगर जो बचे हुए हैं उनको आप पढ़ना चाहते हो तो उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़ लो। ठीक है, बट इन 10 यूनिट्स को कभी भी मत छोड़िएगा। ओके, नाउ अब है कि अपना टारगेट सेट करना कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स लाने हैं। तो उसके लिए आप देख लीजिए एक बार, ईयर वाइज कट ऑफ मैंने यहाँ पे दे रखा है। ईयर वाइज कट ऑफ में देखिए मैंने 2020 का मार्क्स यहाँ पे नहीं दिया है, बिकॉज उस साल से एनटीए ने परसेंटाइल के रूप में मार्क्स दिया है, तो परसेंटाइल को हम लोग अपने यूज में नहीं ला सकते हैं, हमारे टारगेट सेट करने में वो हेल्पफुल नहीं हो पाएगा। 2020 उन्होंने 98 परसेंटाइल जिनका भी आया था उनको जीआरएफ दिया था, एंड जिनका 97 परसेंटाइल तक था उनको एलएस मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो है अभी तक जो मैक्सिमम गया है लास्ट
कह सकते हैं 4-5 ईयर्स में, वो है मैक्सिमम 59.25, यानी आप 60% मान के चलो कि 60% जो है मार्क्स वो जेआरएफ के लिए आया था। यानी अगर आप 60% मार्क्स ला रहे थे तो जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, मैक्सिमम अभी तक उतना गया है। ठीक है, मिनिमम जो है वो 50% गया है। ठीक है, इसको आप 51 कंसिडर कर लो। ठीक है, तो मैक्सिमम हमेशा हमें अगर किसी गोल टारगेट सेट करना है तो हमेशा मैक्सिमम को देखना है। तो मैक्सिमम क्या है हमारा 60% है, यानी अभी तक इससे अधिक मार्क्स नहीं आया है, इससे अधिक क्वालिफाइंग मार्क्स अभी तक नहीं गया है। और अगर कभी जाता है तो दैट मीन्स उस साल पेपर काफ़ी इजी होगा। ठीक है, तो अगर पेपर काफ़ी इजी होगा तो फिर आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा कि आप भी अधिक से अधिक क्वेश्चन उसमें कर पाओगे, है ना। तो इसलिए आप अपना टारगेट कम से कम 130 टू 140 लेकर के चलिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कट ऑफ मैक्सिमम गया है वो क्या है 60%, यानी 120 मार्क्स तक गया है। ओके, फॉर जनरल अगर आप 130 से 140 मार्क्स को अपना टारगेट मान के चलते हैं तो फिर पता है थोड़ा लुढ़कते उड़कते आप अपना 120 मार्क्स तक आके रुक जाओगे। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको टारगेट सेट करो तो जो अचीव करना है, अचीवेबल जो टारगेट है वो उससे थोड़ा हाई टारगेट सेट करो, जो आपको चाहिए एक्चुअल में उससे थोड़ा हाई रखो। तो क्योंकि देखिए आज हो सकता है आपने पढ़ाई काफी टाइम दिया हो, कल के दिन हो सकता है कि आप कुछ काम में व्यस्त हो, आप उतना टाइम ना दे पाए। तो उसके लिए क्या हो जाता है ना कि जब आप एक हाई टारगेट सेट करके रखते हो तो आप स्टार्टिंग से ही उसी हिसाब से मेहनत करते हो, और अगर आप लो टारगेट सेट करके रखोगे तो फिर आप उसी हिसाब से कम मेहनत करोगे। तो वहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि फाइनल डे आते आते आप 120 से काफ़ी नीचे रह जाओ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आप टारगेट सेट करो तो 140 तक का सेट करो, ताकि आप अल्टीमेटली CSIR नेट हर हाल में क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए टारगेट सेट करवा दिया है। अब इस टारगेट के हिसाब से यहाँ पे मस्ट इंक्लूड यूनिट्स मैंने भी बता दिया है कि कौन कौन से यूनिट आपको इंक्लूड करने चाहिए, कौन कौन से यूनिट्स जो हैं कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल मार्क मैं कर दे रही हूँ फिर से, जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं उसको आपको करना ही करना है हर हाल में, उसको आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे है 7 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, और जो रेस्ट मैंने 3 दिया है, ये 3 यूनिट ये इंपॉर्टेंट यूनिट कंसीडर कीजिए। यहाँ पे इनहेरिटेंस बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पर मार्क्स आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। प्लांट फिजियो में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन इसमें से भी अच्छे स्कोर आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड डेप बायो जब आप करोगे तो डेप बायो के लिए जो यूनिट है वो तो आप यहाँ पे से सॉल्व कर ही पाओगे, साथ ही साथ सिग्नलिंग से रिलेटेड भी कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वहाँ पे आप उसको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो कि मेरी तरफ से सजेस्ट किए जा रहे हैं। अगर आपको अपने तरफ से कुछ और इसमें चेंजेस करने हो तो आप उसको कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली पढ़ाई आपको करनी है, तैयारी आपको करना है। तो आप जिन टॉपिक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल है टॉपिक्स को सेलेक्ट करो, बट ध्यान रखिए कि उनका वेटेज क्या है। ठीक है, अगर आपको 60% मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए 80-85% मार्क्स लाने का टारगेट रखना होगा। इस बात को याद रखिए और इसी के आधार पर आप अपना प्लान सेट कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लाइफ एस्पाला ट्यूटोरियल्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू।